डीआर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के सभी विद्यार्थियों का मैं गजेंद्र सिंह कवि हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। और मित्रों, कल तक के वीडियो में जिस प्रकार हमने विग्रह राज चतुर्थ के बारे में हमने चौहान वंश का इतिहास पढ़ा, आगामी जो चौहान वंश की शाखा है उनके बारे में हम जालोर का, नाडोल का, हम रणथंभौर का भी इतिहास जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो क्रम से चल रहा है हमारा अजमेर और दिल्ली का जो चौहान वंश है उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, तो उसी सूची में जिस प्रकार हमने विग्रह राज चतुर्थ तक जाना, और विग्रह राज चतुर्थ के बाद में पृथ्वीराज द्वितीय शासक बनते हैं, उनके बाद में सोमेश्वर बनते हैं। और आएगा किस प्रकार सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज चौहान, जिनका इतिहास जानना हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, तो साथ ही साथ हमारे आत्मगौरव को भी बढ़ाने वाला है। पृथ्वीराज चौहान की वीरता का स्मरण करते रोम रोम खड़े हो जाते हैं। आएगा उसी उद्भट वीर का इतिहास आज हम जानते हैं, कुछ अपन चर्चाएं करते हैं जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बाद में सोमेश्वर बने, और किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान, इनके बारे में अपन जानकारी हासिल करते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल रहा 1177 से 92। छोटा सा शासनकाल, छोटी सी आयु, मात्र 26 वर्ष की आयु में यह अजय योद्धा कैसा इतिहास, अमर इतिहास रचा के चला गया, कैसे केसरिया ध्वजा फहरा कर चला गया। आइएगा उन्हीं के बारे में जानते हैं, जो आत्मगौरव जिसमें कूट कूट के भरा था। आइएगा जो अंधा होने के बाद में भी किस प्रकार गजनी के शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को मार डालता है, एक एक अक्षर से उनके बारे में अपन जानकारी हासिल करते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता अनिलवाड़ा पाटन गुजरात में, और जन्म हुआ था इनका 1166 में। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, एक प्रश्न मन में आपको उठा होगा, साहब अनिलवाड़ा पाटन गुजरात में है, वहां जन्म कैसे हुआ, जबकि अनिलवाड़ा पाटन गुजरात का हिस्सा कभी चौहान वंश के अधीन रहा ही नहीं। याद रखिएगा, ये जो सोमेश्वर था, ये सोमेश्वर गुजरात के शासक कुमारपाल का सामंत था, और कुमारपाल के साम्राज्य विस्तार में जो सबसे बड़ी भूमिका रही सोमेश्वर की रही। सोमेश्वर उनके सेनापति थे, और अनेक सैन्य अभियानों में उन्होंने जीत का डंका बजाया, और कलचुरी की राजकुमारी कर्पूरी देवी से विवाह किया, कलचुरियों को उन्होंने पराजित भी किया था। इस प्रकार सोमेश्वर उस समय गुजरात के सामंत थे, और यहां पर पृथ्वीराज द्वितीय का साम्राज्य था, और वहीं पर रहते हुए अपने सामंती के क्षेत्र अनिलवाड़ा पाटन गुजरात में 1166 के दिन इनके उद्भट वीर पुत्र का जन्म होता है, पृथ्वीराज चौहान का, जिन्हें राय पिथौरा और भारत के अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाए भारत के अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, ना प्रथम ना द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय भारत के अंतिम हिंदू सम्राट है, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। ये है साहब इनके उपनाम। अब राय पिथौरा सोमेश्वर के संतान, कर्पूरी देवी मां का लाडला, मात्र 11 वर्ष की आयु में सम्राट बन जाता है। कारण क्या होता है, ये जो सोमेश्वर होता है, सोमेश्वर की हत्या भीम के द्वारा कर दी जाती है, और ये भीम था गुजरात का शासक। गुजरात के शासक भीम ने सोमेश्वर की हत्या कर दी। आर पार का युद्ध हुआ जिसमें सोमेश्वर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। उस समय मात्र 11 वर्ष की आयु में 1177 में पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के सम्राट बनते हैं। जब ये शासक बने उस समय इनकी आयु मात्र 11 वर्ष थी। 11 वर्ष का बच्चा कैसे राजपाट संभाले, तो इस राजपाट को संभालने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिस प्रकार महाराणा प्रताप के निर्माण में जयवंताबाई की भूमिका रही, छत्रपति शिवाजी के निर्माण में जीजाबाई की भूमिका रही, वैसे इनके व्यक्तित्व के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही इनकी संरक्षिका, इनकी मां कर्पूरी देवी की। पृथ्वीराज चौहान छोटी सी उम्र में शासक बने, लेकिन इतनी इनकी मेधा नहीं थी कि वे राजपाट संभाल सके, तो राजपाट संभाला कर्पूरी देवी ने, और कर्पूरी देवी का सहयोग करने के लिए उस समय सौभाग्य से बहुत ही अच्छे 2 वीर मिले, एक प्रधानमंत्री केमास और सेनापति भुवनमल। ये केमास यदि नहीं होता तो पृथ्वीराज छोटी सी उम्र में बहुत ही नामचीन शासक पूरे भारत में बन चुके थे, पूरे भारत के राजाओं में जिनके नाम से दहशत थी। ऐसा उद्भट वीर केमास की बदौलत, ये केमास प्रधानमंत्री कम सेनापति की भूमिका भी निभाया करता था। अनेक सैन्य अभियानों में केमास ने जीत हासिल की, और साथ ही जो सेनापति थे वो थे भुवनमल। याद रखिएगा, राय पिथौरा भारत का अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को माना जाता है, और राय पिथौरा ने अपने नाम से पिथौरागढ़ नाम का एक कस्बा भी बसाया, जो वर्तमान में उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ किला भी बना हुआ है वहां पर।
ये 11 वर्ष के शासक उम्र में शासक बने तो संरक्षिका रही इनकी कर्पूरी देवी, प्रधानमंत्री थे केमास, सेनापति थे भुवनमल। यही वे केमास हैं साहब, ये अहिरावटी क्षेत्र जो हरियाणा का क्षेत्र है वहां के रहने वाले थे। और इन्होंने नागौर का जो किला है अहित छत्रपुर दुर्ग है उसका भी पुनर्निर्माण करवाया। जो नागौर की जीत है वो भी केमास के ही खाते में जाती है। पृथ्वीराज चौहान की जो शुरुआती जीतें हैं वो सारी केमास और भुवनमल की बदौलत है। और ये सौभाग्य था कि कर्पूरी देवी को ऐसे सुयोग्य सहयोगी मिले। जैसे ही हिंदू सम्राट बने 1100 स्वतंत्र में, इसके बाद में 1178 आते आते इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी और 1178 तक तो इन्होंने पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली। जब सत्ता हाथों में ली तो सबसे पहले तो ये खटकने लगे क्योंकि केमास का बहुत ज्यादा बोलबाला था। इन्होंने देखा कि कैसे कैसे इस केमास को हटाया जाए और करीब करीब जिन लोगों की सहायता की उन्हीं को सबसे पहले मार्ग से हटाया गया। जिस प्रकार अकबर ने भी अपने गुरु बहराम खां को हटाया। इतिहास में से प्रसंग अनेकों भरे पड़े हैं। इन्होंने भी केमास को अपने मार्ग से हटाया प्रताप सिंह की सहायता से, किस प्रकार हुई ये आगामी सारी चर्चा करते हैं। लेकिन जैसे ही सम्राट बने इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय की नीति होती है सभी दिशाओं को जीतना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जितने भी सम्राट उन सभी को अपने अधीन करना, ये नीति इन्होंने अपनाई। जिस प्रकार अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था, जो पकड़ लेगा उसी के साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा और नहीं पकड़ता वो अधीन हो जाता। इसी प्रकार सारी दिशाओं में इन्होंने अपनी सेना भेजी और यही दिग्विजय की नीति पृथ्वीराज चौहान के लिए आगे जाकर हानिकारक रही, क्योंकि दिग्विजय सारी दिशाओं में इन्होंने अपने दुश्मन पाल लिए। उत्तर दिशा के राजाओं को हराया, पश्चिम दिशा के राजाओं को, दक्षिण के सबको हराने के लिए चारों तरफ इनके दुश्मन हो गए और दुश्मनों से घिरा हुआ ये भारत का अंतिम सम्राट। इसी दिग्विजय की नीति के कारण आपसी द्वेष, जिनकी पराजय हो गई थी वे राजा इनसे द्वेष रखने लगे। और जब मौका आया तो तराइन के द्वितीय युद्ध का जो 1192 में हुआ उस समय किसी ने इसकी सहायता नहीं की और यही जाकर के पृथ्वीराज चौहान का जो बहुत ही रोशनी फैलाने वाला दीपक था वो बुझ जाता है। आएगा एक के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हाँ तो मित्रों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की दिग्विजय की नीति के तहत उठाए गए कदमों की अपन परिचर्चा यहाँ पर करते हैं और यही सारे कदम तराइन के युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान को भारी पड़े। हालांकि एक शासक होता है, उसका एक धर्म भी होता है, उसकी एक नीति भी होती है, उसके दायित्व भी होते हैं कि वह चक्रवर्ती सम्राट बने, आसपास के पूरे जो भूखंड है उस पर अपना अधिकार जमाए, अपने कुल गौरव की पताका फहराए। पृथ्वीराज चौहान की जो नीति थी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन जो आसपास के पराजित राजा थे उनका जो ईर्ष्या थी, उनकी द्वेष थी, यही भारत भर के लिए आगे चलकर भारी पड़ी। आइएगा इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की दिग्विजय की नीति। दिग्विजय की नीति के तहत जब पृथ्वीराज चौहान शासक बना तो सबसे पहले तो उनके विरोधी थे साहब उनके चचेरे भाई नागार्जुन और अपरगांगे। वे चाहते थे कि चौहानों के नेता हम बने, चौहानों के शासक हमें बनना चाहिए और उन्होंने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था और विद्रोह करने लग गए थे। तो सबसे पहले 1177 में पृथ्वीराज चौहान ने अपने चचेरे भाइयों जिनमें अपरगांगे और नागार्जुन इन दोनों को युद्ध में पराजित किया और पराजित ही नहीं किया बल्कि इनकी गर्दन काट करके अजमेर के दरवाजे पर भी लटका दी थी ताकि भविष्य में कोई विद्रोह करने की हिम्मत नहीं कर पाए। इनके पूरे परिजनों को बंदी बना लिया था और बुरी तरीके से पराजित किया, तो एक तरीके से खौफ सा फैल गया था ताकि कोई विद्रोह नहीं कर पाए। एक नियम भी होता है साहब, हाकमी चलती है गरमाई से और महाजनी चलती है नरमाई से। शासन हमेशा कठोर होगा आदमी तभी चला पाएगा और व्यापार आदमी तभी चला पाएगा जब वो विनम्र हो। इसी के तहत दूसरा कदम उठाया गया 1182 में और 1182 में इन्होंने जो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश है वहां के परमर्दी देव चंदेल को इन्होंने युद्ध में पराजित किया। ये बड़ी रोचक घटना है साहब। आज भी बुंदेलखंड में जाते हैं तो आला खंड नाम से गीत गाए जाते हैं, आला उदल के गीत गाए जाते हैं और ये यहीं से उसका कथा का सूत्र उठता है। ये बुंदेलखंड जो महोबा थे यहाँ के जो राजा थे परमर्दी देव चंदेल और परमर्दी देव चंदेल के सेनापति जीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनके जो दो सेनापति थे जो बड़े ही आत्म स्वाभिमानी आत्म गौरव से कूट कूट कर भरे हुए थे। एक का नाम था आला, सगे भाई थे दोनों, और दूसरे का नाम था उदल। आला और उदल इन्होंने परमर्दी देव चंदेल का साम्राज्य बहुत बड़ा है और उद्भट वीर थे जिनमें ताकत भी इतनी थी कि पेड़ को भी उखाड़ लिया करते थे।
आला और उदल का एक बार परमर्दिदेव चंदेल ने अपमान कर दिया तो आला और उदल दोनों रुष्ट होकर के परमर्दिदेव चंदेल से रूठ करके नाराज होकर के ये चले जाते हैं कन्नौज जयचंद के पास। और साहब जब 1182 में पृथ्वीराज चौहान बुंदेलखंड पर आक्रमण करते हैं, जो महोबा का युद्ध हुआ 1182 में, उस समय आला और उदल का अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम बढ़ता कि होगा हमारे राजा ने अपमान किया होगा, लेकिन मिट्टी हमारी मां है, उस हमारी मां के हमारी मिट्टी के गौरव को रोंदने यदि कोई आता है तो हम उस मिट्टी के गौरव के लिए कुर्बान हो जाएंगे। और आला और उदल जो महावीर थे, हनुमान के सदृश थे, दोनों आते हैं और पृथ्वीराज चौहान से जो युद्ध होता है इसमें पृथ्वीराज चौहान के लिए दांत कट्टे कर देते हैं। आला और उदल की वीरता का वर्णन जैसा आला खंड में किया गया है, या आज भी बुंदेलखंड के जो लोग हैं, हमारे भी धौलपुर भरतपुर के क्षेत्र के जो लोग जो आला के गीत गाते हैं तो वाकई रोमांचित हो जाता है उनको सुनने वाला। ये आला और उदल लड़ते लड़ते इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, जिनका अपमान कर दिया गया था, लेकिन फिर भी अपनी मिट्टी के लिए वे वापस आते हैं साहब, वहां से कन्नौज से जयचंद से आज्ञा लेकर, और अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बान होते हैं। जो परमर्दिदेव चंदेल के सेनापति थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ा, और पृथ्वीराज चौहान ने भी इनकी वीरता में वाह वाह की, क्योंकि घाव तो वार तो जो होता है शत्रु का होता है, उसकी भी प्रशंसा की जाती है। ऐसे उद्भट वीर थे आला और उदल, जो महोबा के सेनापति थे, बुंदेलखंड के सेनापति थे। इसी के तहत इसी वर्ष 1182 में एक और कदम उठाया गया, और भंडानकों का दमन। ये भंडानक एक जाति थी जो पंजाब से आई थी, और ये हमारे भरतपुर, अलवर, हिसार, फरीदाबाद आसपास के क्षेत्र में रहती थी, लूट मार किया करती थी। यानी कि जो चौहान साम्राज्य था इसको लूट मार करके बुरी तरीके से इन भंडारकों ने परेशान कर रखा था। हालांकि इनका कोई विधिवत साम्राज्य नहीं था, लेकिन इनकी जो शैली थी वो शैली हर राजा के लिए घातक पड़ रही थी। और आखिर में पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में इनके खिलाफ एक अभियान छेड़ा, और इस अभियान में भंडारकों को भी पूर्णतया वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया, और भंडारक वहां से पलायन कर गए। तो भंडारकों का दमन, जो दिल्ली से दक्षिणी क्षेत्र में थे, उनका दमन इन्होंने कर दिया। इसके बाद में अगला जो युद्ध होता है वो 1184 में होता है। इस 1184 में हुए इस युद्ध को नागौर का युद्ध भी कहते हैं, नागौर का युद्ध। और ये नागौर का युद्ध होता है साहब गुजरात के भीम द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान के बीच। देखिएगा ये कारण क्या था गुजरात के भीम, ये गुजरात का जो भीम द्वितीय था एक राजकुमारी को चाहता था, उससे प्यार करता था, और वो थी आबू की राजकुमारी इंचिनी। बहुत बुरी चोट हुई इसमें भीम में। वो कहते हैं दूल्हा करता रहा तोरण पर इंतजार, और दुल्हन हुई प्रेमी संग फरार। देखिएगा भीम द्वितीय आबू की राजकुमारी इंचिनी से विवाह करना चाहता था, और साहब ये इंचिनी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इसका चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को इसकी सुंदरता का वर्णन भी किया। और पृथ्वीराज चौहान को जब पता चला कि गुजरात का भीम द्वितीय इससे शादी करना चाहता है, वैसे पृथ्वीराज चौहान एक मौका भी ढूंढ रहा था किस प्रकार मैं भीम पर आक्रमण करूं और अपने पिता की हत्या का बदला लूं। इसी भीम ने पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर की हत्या भी की थी। तो सोमेश्वर की हत्या का बदला लेना और एक साथ अपमानित करना, नीचा दिखाना और युद्ध का बहाना ढूंढना, तीन कारण सामने आए, और इस आबू की राजकुमारी इंचिनी को उठा ले जाता है साहब पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, बुरी चोट हुई साहब। तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। और आबू की राजकुमारी इंचिनी को पृथ्वीराज चौहान उठा लाया। इंचिनी पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी, 13 पत्नियां थी, जिनमें नागवती है, पद्मिनी है, संयोगिता है। आएगा एक एक की चर्चा अपन करते हैं। इंचिनी को जब उठा लाया तो भीम से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी प्रेमिका को ले गया, मेरी प्रेमिका को ले गया, ये हाई निकल गई गणगौर मूल्य मोड़ा आयो रे। और भीम और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1184 में नागौर का युद्ध होता है, जिसमें भीम भी पराजित हो जाता है। इस प्रकार हर दिशा में पृथ्वीराज चौहान ने अपने शत्रु खड़े कर लिए। केवल यहीं पर नहीं रुका साहब, एक बार पृथ्वीराज चौहान का अभिन्न मित्र चंद्रबरदाई भाट, जो चंद्रबरदाई राव जो कवि था, अनन्य मित्र था पृथ्वीराज चौहान का, एक बार अयोध्या की यात्रा पर गया। अयोध्या की यात्रा से जब लौट रहा था तो पूरे भारतवर्ष में उसका तो डंका बज रहा था साहब। एक ऐसा उद्भट वीर जिसने भवानी छंद की रचना की। पृथ्वीराज राव सुबाद की रचना, सबसे पहले उन्होंने भवानी छंद की रचना की थी, और भवानी छंद
कहते हैं कि जब उसका वाचन किया जाता था साक्षात भवानी प्रकट हो जाया करती थी। जालंधरी देवी का इष्ट था पृथ्वीराज इसको चंद्रबरदाई को। वो जालंधरी का वो छंद बड़ा अद्भुत था। जब वह अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन करके वापस लौट रहा था तो मार्ग में कन्नौज भी आता है। कन्नौज के जयचंद को पता चला कि ऐसा भवानी छंद की रचना करने वाला चंद्रबरदाई आया है। दरबार में सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित किया गया और उन्हें कहा गया कि वह भवानी छंद की रचना सुनाओ। जब उसने भवानी छंद की वो रचना सुनाई कि नमो आदि अन्नादि तू ही भवानी, तू ही जोग माया, तू ही बाकबानी, तू ही धरनी आकाश विभू पटारे, तू ही मोह माया बेकै शूल धारे, तू ही रागनी राग वेदम पुराणम, तू ही मंत्र में जंत्र में सर्व जानम, शिखर पे कुंवारो यशो रूप तेरो अजो निशु पाओ, कटे फंद मेरो पढ़े चंद छंदम भयदान पाऊं, निशावासरम मात दुर्गेशु ध्याऊं। जब ऐसा अद्भुत छंद सुनाया गया और पूरी सभा रोमांचित हो गई। और रोमांचित होने के बाद चंद्रबरदाई ने कहा कि मैं मेरी मर्जी की एक रचना और आपको सुनाना चाहता हूं। सबने कहा सुनाइए। और अब साहब चंद्रबरदाई ने वो बाण फेंका और उसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया। जिसका आश्रित कवि था उसकी वीरता का वर्णन करेगा और वो तो सच में वीर था पृथ्वीराज। उसकी वीरता का वर्णन जब करने लगा कि उठी राज पृथ्वीराज बजिए घोर निशान, उठी राज पृथ्वीराज बजिए घोर निशान, रान चौहान चौदिश। कह रही अपने विषय की बात नहीं, कभी मिल बैठेंगे तभी इसके बारे में बात करेंगे। और पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया तो साहब जयचंद की पुत्री थी जिसके नाम था संयोगिता। और उसकी वीरता का, उसके शारीरिक सौष्ठव का, उसकी आंखों पर पड़ने वाली त्योरियों का, उनका एक एक का जब वर्णन किया और संयोगिता रोमांचित हो गई। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि साहब संयोगिता पृथ्वीराज चौहान के ये जो जयचंद था मौसी का बेटा भाई था और ये मौसी की पोती हो गई उस नाते। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि इनकी जो माता थी कर्पूरी देवी वो तो कलचुरी की राजकुमारी थी जिससे दो पुत्र हुए पृथ्वीराज और हरिराज। जयचंद और इनके मौसी का कोई संबंध नहीं था। और जब उसका वर्णन संयोगिता की संयोगिता ने पृथ्वीराज के सौष्ठव का वर्णन सुना और वो मन ही मन उसे दिल दे बैठी, प्यार कर बैठी। जिस प्रकार हीरामन तोते की कथा सुन करके रत्न सिंह प्रेम करने लग गया था। और साहब जयचंद का पिता विजयचंद पहले से पृथ्वीराज चौहान के विरोधी थे और पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया, बीच में रोक दिया। लेकिन संयोगिता के मन में तो उसकी छवि फिक्स बैठ गई कि एक दिन वर्ण करूंगे तो इसी महावीर पृथ्वीराज चौहान का वर्ण करूंगी। अब साहब क्योंकि ये विग्रहराज चतुर्थ विजयचंद्र को युद्ध में बुरी तरीके से पराजित कर चुका था, इसका बदला लेने के लिए जयचंद ने स्वयंवर किया। स्वयंवर में भारतवर्ष के सभी राजाओं को बुलाया, लेकिन इसने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। और पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए पृथ्वीराज चौहान की एक पाषाण प्रतिमा बनाई, एक पत्थर की प्रतिमा बनाई और दरवाजे पर खड़ी कर दी। लेकिन इसका संदेशा संयोगिता ने अपनी एक सहेली के माध्यम से पृथ्वीराज तक पहुंचा दिया था कि पृथ्वीराज मैं तेरा वर्ण कर चुकी हूं, मन ही मन तुझे पति मान चुकी हूं, आ और अपनी पत्नी को ले जा। पृथ्वीराज चौहान आता है और कहते हैं कि मूर्ति के पीछे खड़ा रह जाता, जहां जूतियां खोलते थे राजा। अपमानित करने के लिए पृथ्वीराज चौहान की वहां मूर्ति खड़ी की जूतियों के पास, पृथ्वीराज चौहान उसी मूर्ति के पीछे जाके खड़ा हो गया। और साहब संयोगिता सभी राजाओं के सामने से वरमाला लेकर गुजरती हुई उसी पाषाण प्रतिमा जो पृथ्वीराज चौहान की थी उसे माला डाल देती और पृथ्वीराज चौहान पीछे से निकलकर संयोगिता वो उठा करके ले जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के जयचंद की पुत्री संयोगिता का हरण कर लेता है। छोरो प्रेरणा लो, इससे प्रेरणा लीजिए। बड़े दरबार में से उठा लाए लाखों आदमियों के सामने और आज एक छोरी को गुलाब का फूल देते हो उससे पहले 3 बार सोचते हो दूं कि नहीं दूं, पापा को बुला लाएगी, भाई को बुला लाएगी, गुरुजी को बोल देगी, जूत पड़ जाएंगे। प्रेरणा लो इनसे और सीखो इस बात से कि हमारे राह में आने वाली हर बाधा का क्षरण करते हैं, हमारे राह में आने वाली हर बाधा का क्षरण करते हैं और हमारे दिल को भाजाए उसी का वर्ण करते हैं। अरे हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, अरे हम पृथ्वीराज चौहान की धरती के बासिंदे हैं। भरे दरबार से संयोगिता का हरण करते हैं, भरे दरबार से संयोगिता का हरण करते हैं। कन्नौज के जयचंद की संयोगिता का हरण कर लाया साहब। ये लो साहब, इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने चारों तरफ अपने शत्रु नियुक्त कर लिए। हाँ तो मित्रों, पृथ्वीराज चौहान की जो दिग्विजय की नीति होती है उसके तहत वह आसपास के सभी राजाओं को पराजित करता है, अपने साम्राज्य की बहुत बड़ी सीमाएं कर लेता है। वह कन्नौज को, महोबा को, गुजरात को, सबको अपना शत्रु बना लेता है। और लेकिन उसका साम्राज्य का
अतुल विस्तार हो जाता है। भारत के बहुत बड़े भूभाग का वह सम्राट रहा, जिसमें अपन कह सकते हैं आज का उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसी करीब करीब भारत का अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान रहा, इसीलिए उसे कहा जाता है भारतवर्ष के अंतिम हिंदू सम्राट। और वो दिग्विजय की नीति के बाद में आसपास के शत्रुओं से घिरा हुआ पृथ्वीराज चौहान अगर उस समय अपने ईर्ष्या द्वेष आदि को भुला करके वो आसपास के जो राजा थे जिनको पृथ्वीराज ने पराजित किया, वो केवल मातृभूमि के लिए लड़ते, तो बाद के इतिहास में जो यहाँ पर भगवा ध्वज को हटा करके जो हरा ध्वज लहराया वो मौका अपने को देखने को नहीं मिलता। लेकिन आएगा, देखते हैं। उसमें भी उनकी खूबियां रही, जो विदेशी आक्रमणकारी आए वो उनकी योग्यता रही, उनकी सूझबूझ रही, उनकी बुद्धि रही कि उन्होंने यहाँ के राजाओं को पराजित किया। आएगा, इस संदर्भ में अपन चर्चा करते हैं। ये अफगानिस्तान में जगह एक जगह है साहब गजनी, और गजनी के शासक गयासुद्दीन ने 1173 में अपने छोटे भाई का नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, और इस मोहम्मद गोरी को साहब यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। यहाँ का गवर्नर नियुक्त करने के बाद शहाबुद्दीन गोरी 1175 में आक्रमण करता है, और 1175 में आक्रमण करके ये जगह मुल्तान, और मुल्तान में एक जगह उच्च, जहां पर भाटी राजपूत राज किया करते थे, इन भाटियों को यहां से मुल्तान से पराजित किया, और भाटी यहां से भाग करके जैसलमेर की ओर आ जाते हैं, और जैसलमेर में बाद में इन्होंने काफी देश की आजादी तक यहां पर राज किया। अब साहब 1173 में इसने 1175 में भाटियों को पराजित किया, और ये जो इलाका है ये इनके मोहम्मद गोरी के अधीन हो गया। इसके बाद मोहम्मद गोरी आसपास के क्षेत्र को जीतता हुआ, सिंध मुल्तान आदि को जीतता हुआ, इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती है, और ये बढ़ता है साहब गुजरात की ओर। गुजरात में ये मोहम्मद गोरी आता है 1178 में। 1178 में गुजरात के शासकों के बीच और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध को जाना जाता है आबू अनिलवाड़ा का युद्ध, आबू या अनिलवाड़ा का युद्ध। अनिलवाड़ा पाटन गुजरात की राजधानी थी। अनिलवाड़ा का युद्ध, आबू अनिलवाड़ा का युद्ध कब हुआ साहब? आबू अनिलवाड़ा का युद्ध 1178 में हुआ। आबू अनिलवाड़ा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? उस मोहम्मद गोरी और उस समय गुजरात के शासक थे जिनका नाम था मूलराज द्वितीय के बीच में। मूलराज द्वितीय और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध होता है। मूलराज उस समय बच्चा था। इस मूलराज द्वितीय की जो संरक्षिका थी वो थी इनकी माताजी। उन माताजी का नाम था नायिका देवी। महाराणा प्रताप के निर्माण में जयवंताबाई, छत्रपति शिवाजी के निर्माण में जीजाबाई, पृथ्वीराज चौहान के निर्माण में कर्पूरी देवी का जो योगदान रहा वही नायिका देवी का योगदान मूलराज द्वितीय के में। इसमें नायिका देवी की सूझबूझ से ये जो घमासान युद्ध होता है वो नीलवाड़ा का युद्ध, इसमें गोरी हार जाता है, बुरी तरीके से पराजित होता है और इसमें मूलराज द्वितीय जीतता है साहब। अब साहब मोहम्मद गोरी ने देख लिया कि हिंदुस्तान के इन हिंदू राजाओं को हराना बड़ा कठिन है। बुरी तरीके से पराजित हुआ। पराजय होने के बाद में वापस गया और इसने आसपास के इलाकों को जीतना प्रारंभ किया और आसपास के इलाकों को, सिंध को, मुल्तान को, लाहौर को, इस प्रकार जीते जीते इसने सीमा के नजदीक एक जगह है जिसका नाम है सियालकोट। इस सियालकोट में इन्होंने मोहम्मद गोरी ने 1181 में सियालकोट का किला बनाया और सियालकोट की जो मजबूत चार दीवारी बना करके अपने लिए किले बंदी की कि अब इस किले के माध्यम से हम भारत पर आक्रमण करेंगे और अपनी सेना के लिए रसद की अन्य हथियारों की जो आवश्यकता यहां से पूर्ति होगी। और ये सियालकोट दुर्ग बनाने के बाद में ये 1185 में लाहौर को भी अपने अधीन कर लेता है और धीरे धीरे बार बार ये मोहम्मद गोरी बार बार भारत पर पृथ्वीराज चौहान के सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण करता है, इस पर आक्रमण करता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के जो वीर थे उन्होंने हर बार इनको पटकनी दी। पृथ्वीराज रासों में तो ये आर पार की लड़ाई 21 बार बताता है कि 21 बार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र में अतिक्रमण किया, लेकिन हर बार पृथ्वीराज चौहान से मुंह के खानी पड़ी और ये भागना पड़ा। ये हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। आएगा उस तरफ चलते हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब साहब ये मोहम्मद गोरी
जो गजनी का गवर्नर था, ये भारत को लेने के लिए प्रयास करता है और भारत के लेने के प्रयासों के मद्देनजर वो क्या क्या कदम उठाता है। 21 बार छोटी मोटी लड़ाइयां होती रही, हर बार पृथ्वीराज चौहान जीता। आखिर में भारी भरकम सेना लेकर मोहम्मद गोरी आता है राजस्थान में, आता है भारत में और प्रवेश करता है हरियाणा में। और यहां पर होता है साहब तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, ये स्थान करनाल में है और करनाल कहां है साहब? हरियाणा में। करनाल हरियाणा में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच पहला आर पार का युद्ध होता है, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। और यह तराइन का प्रथम युद्ध हुआ साहब 1191 में। इस तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना का जो सेनापति था वो था पृथ्वीराज चौहान का बेटा गोविंदराज। अब साहब आर पार की लड़ाई होती है। उस समय ये गोविंदराज दिल्ली का शासक था, दिल्ली का गवर्नर था, एक तरीके से शासक तो पृथ्वीराज चौहान ही था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान अजमेर रहा करते थे, गोविंदराज दिल्ली रहा करते थे। ये जो घमासान युद्ध हुआ, इस युद्ध में गोविंदराज के आगे के दो दांत टूट गए, दो दांत टूटे। जब वार किया मोहम्मद गोरी ने तो सामने दोनों दांत टूट गए साहब। बोकली बिलाई हो गया ये, बोकली बिलाई। पहले बचपन में किसी के दांत टूट जाते थे, बच्चा स्कूल में आता था उसको चिढ़ाया करते ना, बोकड़ी बिलाई 12 बच्चे लाई, एक बच्चे को खाएगी, मारो नाम लगाएगी। अब इसमें इस गोविंदराज के सामने दोनों दांत टूट जाते थे। इसके बाद में ये गोविंदराज वार करता है गोरी पर, और गोरी पर ऐसा वार किया, ऐसा वार किया, ऐसा वार किया कि गोरी बुरी तरीके से घायल हो गया, बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद गोरी वापस यहां से भागा भागा, कहां पहुंच गया? गजनी। और इस प्रकार इस तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की होती है जीत, जो 1191 में हुआ। इसमें पृथ्वीराज की होती है जीत और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की होती है साहब पराजय। याद रखना, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गोरी की हार होती है। इस युद्ध में गोरी को बेहोश, मूर्छित और घायल कर देता है पृथ्वीराज चौहान का बेटा गोविंदराज, जो बिल्कुल कम ही उम्र का था, लेकिन क्या वीर था, क्या सूरमा था साहब। इसको घायल कर देता है और मोहम्मद गोरी भाग जाता है। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान की होती है जीत। लेकिन विजय के उन्माद में पृथ्वीराज के जिसके 13 रानियां थी, वो भोगविलास में लिप्त हो जाता है। और यही भोगविलास हर बार भारत पर भारी पड़ा है साहब। और मोहम्मद गोरी अपनी हार का बदला लेने के लिए साल भर ऐसे तैयारी करता है, सैन्य तैयारी तो करता है, सो करता ही करता है, साथ में दिमाग से उसने छलबल का सहारा लेने का प्रयास और किया। और छलबल का सहारा लेकर के किस प्रकार क्या होता है देखते हैं साहब। अब होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। अब तराइन के द्वितीय युद्ध में अब साहब छलबल का सहारा लेता है। इधर तराइन में पृथ्वीराज चौहान की सेना जमी हुई है। तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है ये 1 साल बाद 1192 में होता है। अब इधर ये संधि के पत्र लिखता है मोहम्मद गोरी की, मैं आपसे संधि करना चाहता हूं, कुछ नहीं करना चाहता। और इधर रात भर अपनी सेना को वो जगाए रखता है। और पृथ्वीराज देखता है कि वाकई में संधि करेगा, लेकिन वो संधि करने वाला थोड़ी था। उससे तो पिछली बार के 21 हारों का बदला लेना था, पिछली बार जो घायल हुआ था उसका बदला लेना था। और रात भर अपने खेमे में आग जला के रखी ताकि वो लोग देखें तो जश्न मना रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, दिन में युद्ध थोड़ी करेंगे। और सुबह सुबह जैसे ही फ्रेश होने का टाइम हुआ, पृथ्वीराज चौहान की सेना तो लोटे ले लेकर के गए हुए थे और शहाबुद्दीन गोरी ने कर दिया आक्रमण। और साहब इस तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की होती है पराजय। पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और मोहम्मद गोरी की द्वितीय युद्ध में होती है साहब जीत। अब ये जीतता है। इधर जब इसके कई कारण बताए जाते हैं। पृथ्वीराज रासू तो ऐसा लिखता है कि पृथ्वीराज के हार का कारण क्या था। पृथ्वीराज का एक घोड़ा था और उस घोड़े का नाम था नाट्यारंभा। नाट्यारंभा कि जब युद्ध लड़ा गया तो इस पृथ्वीराज चौहान के कुछ विश्वसनीय थे जिनमें स्कंद था, ये सारे के सारे कुछ लोग तो युद्ध के मैदान में पहुंच ही नहीं पाए।
युद्ध के मैदान में नहीं पहुंच पाए और साहब उसके जो घोड़ा था पृथ्वीराज चौहान का, उसकी जगह इन्हें दूसरा घोड़ा सौंप दिया नाट्यारंभा। और नाट्यारंभा जैसे ही युद्ध की घोषणा होती नाचे नाट्यारंभा, जो आरंभ में नाट्य करता है, नाचता है, नृत्य करता है, और ये पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा इस युद्ध में नाचने लग गया, भागा नहीं। और कहते हैं इसी नाट्यारंभा की वजह से ये अच्छा घोड़ा नहीं था, जो युद्ध के मैदान के लायक नहीं था, ये बैंड बाजा में या बंदोरी में काम आने लायक घोड़ा था, जो नाचता था। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान का वो घोड़ा काबू में नहीं रहा और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। और पृथ्वीराज चौहान साहब यहां से इसकी आंख फोड़ दी जाती है, इसको अंधा कर दिया जाता है, और अंधा करने के बाद इसे ले जाया जाता है गजनी। और इसी गजने में 4 5 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान ने चुप के मत चौहान वाली घटना होती है। ये नाट्यारंभा अंधा करने वाली गजनी ले जाकर के वो बाण वाली घटना ये लिखता है पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद बरदाई। लेकिन अपना इतिहास सम्मत जो उत्तर होता है वो उत्तर ये है कि पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में पराजय हुई। पराजय के बाद पृथ्वीराज को मैदान छोड़कर पलायन करना पड़ा, और पलायन करते पृथ्वीराज को सिरसा के आसपास जो खोकर मुसलमान थे, खोकर मुसलमानों ने घेर लिया, और इन खोकर मुसलमानों ने पृथ्वीराज चौहान को मार डाला। मार क्या डाला पृथ्वीराज चौहान इन खोकर मुसलमानों से लड़ता लड़ता वीर गति को प्राप्त हुआ। और ये कहां पर हुआ साहब? सिरसा में हुआ। लेकिन साहित्य की दृष्टि से और भी चीजें महत्वपूर्ण है, आइए जिनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन याद रखना, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, जो 1191 में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई, मोहम्मद गोरी की जीत होती है। और इस प्रकार दिल्ली और अजमेर पर तुर्क सत्ता का झंडा बुलंद हो जाता है। हाँ तो मित्रों, इस प्रकार तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान का अवसान होता है। और उसके बाद में हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां आइए उनको भी हासिल करते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अजमेर में कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना की थी, और इसका अध्यक्ष बनाया था पद्मनाभ को। पद्मनाभ भी एक प्रकांड विद्वान थे, जिन्होंने कानड़ प्रबंध ग्रंथ की रचना की है। याद रखना, ये पद्मनाभ अलग है, वो पद्मनाभ अलग है। वो रचना इनसे काफी बाद की बात है, ये पद्मनाभ अलग थे, एक नाम के 2 हो सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में किसकी स्थापना की? कला एवं साहित्य विभाग की। इसका अध्यक्ष किसे बनाया इसने? पद्मनाभ को, जो संस्कृत का उद्भट विद्वान था। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में बहुत से विद्वान रहा करते थे, जो कवि थे, मेधा के धनी थे, संस्कृत के भी थे, डिंगल के भी थे, पिंगल के भी थे। आइए उनमें महत्वपूर्ण पृथ्वीराज के चौहान तृतीय के दरबारी वागीश्वर, जनार्दन, जयानक भट्ट। इस जयानक भट्ट की एक प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा गया है संस्कृत में। यह संस्कृत का ग्रंथ है जो कश्मीर से मिला है। ये पृथ्वीराज विजय लिखने वाला जयानक भट्ट इस पृथ्वीराज विजय में तराइन के युद्ध का वर्णन नहीं करता है। तराइन का वर्णन नहीं। तो याद रखना, जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय में तराइन के युद्ध का वर्णन नहीं किया है। ये जयानक भट्ट भट्ट गोत्र का ब्राह्मण था, भट्ट ब्राह्मण। तराइन के युद्ध का वर्णन नहीं करता जयानक भट्ट अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। दरबारी कवि था। इन्हीं दरबारियों में से एक है विद्यापति गौड़, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट। याद रखना, पृथ्वीराज के दरबारियों में कई बार पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा नहीं है। तो वागीश्वर, जनार्दन, जयानक भट्ट, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट और चंद बरदाई। बहुत से लोग पृथ्वी भट्ट और चंद बरदाई को एक ही मानते हैं, ये अलग अलग थे। पृथ्वी भट्ट तो भट्ट गोत्र का ब्राह्मण था, जबकि चंद बरदाई था ये जाति से भाट था, जिन्हें राव जी भी कहा करते। भाट या राव था ये जाति से, चंद बरदाई। और कहते हैं कि ये चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान का मित्र भी था, और साथ में इनका दरबारी कवि भी था, दरबारी कवि। और ये भी मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई साथ साथ जन्मे और साथ साथ मरे, और साथ साथ इनकी मृत्यु हुई।
चंद्रबरदाई का जन्म जिस जगह पर हुआ था, चंद्रबरदाई अपने राजस्थान का नहीं बल्कि लाहौर का रहने वाला था। लाहौर पड़ता है साहब पंजाब में। पंजाब दो हैं, भारत में भी पाकिस्तान में भी। ये अपना पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान वाले पंजाब में लाहौर में इसका जन्म हुआ था। ये जाति से भाटिया राव था और ये चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मित्र भी था, तो दरबारी कवि भी था। रात पर साथ रहते थे, दिन में साथ रहते थे, खेलना खाना कूदना, साथ साथ जन्मे और साथ साथ ही मृत्यु को प्राप्त हुई। चंद्रबरदाई की जो प्रसिद्ध रचना है उस रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। और ये पृथ्वीराज रासो जिस भाषा में लिखा गया है वह भाषा है पिंगल। इसमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया करते हैं। पृथ्वीराज रासो में जो चंद्रबरदाई लिखता है उसके अनुसार कहते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया मोहम्मद गोरी के द्वारा, और मोहम्मद गोरी बंदी बना करके उसको ले जाता है अफगानिस्तान गजनी, और कहता है कि मेरे सामने गर्दन झुका। क्योंकि ये लिखता है चंद्रबरदाई कि जब 21 बार की आर पार की लड़ाइयां हुई, उन लड़ाइयों में हर बार हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के गले में धनुष डाल के पूछता, बताओ मैं कौन हूं? वो कहता, तू मेरा खुदा है, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दे। गड़गड़ाता, तू मेरा भगवान है, तू मेरा रब है, तू मुझे छोड़ दे। पृथ्वीराज उसे 21 बार छोड़ा। इसके बाद में साहब लास्ट में जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और वैसे पृथ्वीराज के गले में धनुष डाल के मोहम्मद गोरी ने पूछा कि बताओ मैं कौन हूं? बोला, तो एक तुर्क आता ही है जो मेरी मातृभूमि पर कब्जा करने विदेश से आया है। उसने कहा, नहीं नहीं, जैसे मैं गड़गड़ाता था वैसे गड़गड़ा। पृथ्वीराज ने कहा कि ये गर्दन कट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। अब साहब मोहम्मद गोरी ने उसको बंदी बनाया और बंदी बनाकर ले गया गजनी, और गजनी में उसने अपने दरबारियों से कहा मोहम्मद गोरी ने कि किसी भी प्रकार एक बार मेरी कुंठा मिटाने के लिए पृथ्वीराज को मेरे सामने झुकाओ। मैं 21 बार झुका हूं, इसके सामने गड़गड़ाया हूं, एक बार ये झुका देगा तो मेरी कुंठा नष्ट हो जाएगी, मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। खूब प्रयास किए लेकिन पृथ्वीराज को झुका नहीं पाए। आखिर में एक युक्ति निकाली गई, एक उपाय निकाला गया कि पृथ्वीराज चौहान की लंबाई बहुत ज्यादा है, मात्र 26-27 साल का युवा। पृथ्वीराज चौहान की लंबाई बहुत ज्यादा है, आप ऐसा कीजिए, एक छोटा दरवाजा बनाइए और छोटे दरवाजे के सामने आप यूं खड़े हो जाइए। हम इधर से पृथ्वीराज चौहान को लेके आएंगे, दरवाजा छोटा होने की वजह से ये झुकेगा और झुक के सामने आए। इसी में संतोष कर लेना कि पृथ्वीराज झुक गया, बाकी उसे हम नहीं झुका सकते। मोहम्मद गोरी ने कहा ऐसा ही करो। ऐसा किया गया। पृथ्वीराज चौहान को जब दरवाजे के पास ला गया, पृथ्वीराज चौहान भूखा मर जाना पर झोंका दड़िया नहीं खाना साहब, ये भी बड़ा आन मान और शान और गुमान को रखने वाला। इसने देखा यार गर्दन तो नहीं झुकेंगे, ये बैठ करके दरवाजे में से निकल गया, ये नीचा होकर के निकल गया। इसने गर्दन नहीं झुकाई, नीचे जो बैठ करके निकल गया और मोहम्मद गोरी को गुस्सा आया। मोहम्मद गोरी के कहने पर पृथ्वीराज की दोनों आंखों को जल्लादों ने गर्मा गर्म सरिये डाल करके उन आंखों को फोड़ दिया गया। अब साहब गजनी की कैद में बंद है। कहा गया गिड़गड़ा, मेरे सामने माफी मांग, तुझे छोड़ देंगे। पृथ्वीराज चौहान लेकिन गिड़गड़ाया नहीं और वहीं कैद के काल कोठरी में बंद है। इस बात का पता जब पृथ्वीराज चौहान की परम मित्र चंद्रबरदाई को चलता है, इसने पृथ्वीराज रासो काफी कुछ लिख लिया था। इस पृथ्वीराज रासो लिखने की बाकी की क्या घटना होगी ये सोचता है अपने पुत्र जल्लन। कल्लण ने तो संस्कृत का कविता उसने राजतरंगिणी लिखी, जल्लन। इस जल्लन को सौंपता कि आगे जो घटना होगी पृथ्वीराज रासो तुझे लिखना है, और ये जल्लन था चंद्रबरदाई का पुत्र। ये चंद्रबरदाई अपने पुत्र जल्लन को ये सौंप करके चंद्रबरदाई चल पड़ता है साहब गजनी की ओर पृथ्वीराज चौहान से मिलने के लिए। यहां पर जाकर इसने मोहम्मद गोरी के दरबार में मोहम्मद गोरी की जबरदस्त प्रशंसा की। जबरदस्त प्रशंसा करने के बाद उसने कहा, वाह कवि, वाह शायर, दिल जीत लिया, मांग क्या चाहता है? उसने कहा कि मैंने सुना कि आपके कैद में वो पृथ्वीराज चौहान है जिसने आपको कई बार हराया है, एक बार मुझे देखना चाहता हूं। इससे पता नहीं था मोहम्मद गोरी को कि चंद्रबरदाई इसका मित्र है। बोला इसको शायर से मिलाया जाए। शायर से मिलने के लिए पृथ्वीराज चौहान के पास जब चंद्रबरदाई को ले जाया गया, पृथ्वीराज की दोनों आंख फूटी हुई थी, जगह जगह घाव थे, लेकिन अपने दोस्त के कदमों की आहट से वह उसे पहचान जाता है। उसने देखा मेरा चंद आ गया, मेरा चंद आ गया, और उसने कहता चंद, हाँ महाराज। दोनों गले लग के मिलते हैं और पृथ्वीराज चौहान कहता है कि हे मेरे मित्र, मैं यूं घुट घुट करके कैदी की मौत नहीं मरना चाहता, मैं एक योद्धा की मौत मरना चाहता हूं। कहीं ऐसी युक्ति लगा है, कवि तू वाणी का पुत्र है, तेरी वाणी में दम है, जालिंद्री माँ का तेरे ऊपर
कृपा है तो कुछ ऐसा प्रयास कर कि मैं योद्धा की मौत करूं। चंद्रप्रदाय ने कहा कि महाराज शब्द वेदी बाण चला सकते हो। बोले क्यों नहीं, आंख फूटने पर मैं तो शब्द पे मार तो चला दूंगा। पृथ्वीराज चौहान को शब्द वेदी बाण की कला थी साहब, जो राजा दशरथ के पास थी या पृथ्वीराज चौहान के पास थी। ये साहब चंद्रप्रदाय ने कहा कि ठीक आपका काम हो जाएगा, और दरबार में जाकर मोहम्मद गोरी के सामने पृथ्वीराज चौहान की वीरता का ऐसा वर्णन किया कि अरे काफिर किसकी प्रशंसा कर रहा है, उसकी जो मेरी कैद में है बोले नालायक, उसकी वीरता के सामने तेरी वीरता बिल्कुल फीकी है, कुछ नहीं है। उसकी वीरता देख जिसने 21 बार तेरे को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया और तूने उसके साथ ये सलूक किया। उसने, वो राजा था, उसने तेरे को राजा मानकर राजा का सा सलूक किया, तूने इसके साथ बहुत कायरपूर्ण हरकत की है। और राजा ऐसा है, वो राजा ऐसा है, वो राजा आज भी तुझे पराजित कर सकता है, तुम बिल्कुल छल छद्मों के साथ उसे गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन आज भी आर पार की लड़ाई में तुझे हरा सकता है। बोले हो ही नहीं सकता, आंख फूटा हुआ निशाना मार सकता है राजा, शब्द वेदी बाण जानता है, आवाज पे बाण मार देता है। और कहते हैं साहब उसने मोहम्मद गोरी के दिमाग में जम गई, और कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। चंद्रप्रदाय के कहने पर पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी के दरबार में प्रस्तुत किया गया। आंखों में नमक और मिर्ची डाल करके फिर पट्टी बांध देगी कि क्या पता नहीं थोड़ा बहुत दिखता हो। पृथ्वीराज चौहान की पट्टी बंधी हुई, आंख फूटा हुआ, नमक मिर्ची डली हुई, और साहब दरबार में पृथ्वीराज को प्रस्तुत किया जाता है। उस समय सामने लोहे के 7 तवे बांध दिए जाते हैं कि तवे पर चोट मारी जाएगी, और चोट मारने पर उसकी टन की ध्वनि पर उस तवे के बाण मारना है, और 7 को आर पार एक बाण में छेद निकालना है। लेकिन चंद्रप्रदाय ने साहब युक्ति निकाली, और तवों से जितनी दूरी पर वो बैठा था कदमों से चल चल करके उसने उस दूरी को नाप लिया। जैसे ही लोहे के तवे पर टंकार पड़ी, पृथ्वीराज चौहान के हाथ में धनुष था, और साहब चंद्रप्रदाय ने एक दोहा सुनाया, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है चूके मत चौहान। और साहब पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा खींच के शब्द वेदी बाण चलाया, और मोहम्मद गोरी की हो गई इसमें मृत्यु। मोहम्मद गोरी की मृत्यु होते पृथ्वीराज ने कहा क्या हुआ? अरे कवि क्या हुआ? महाराज काम हो गया, गया गोरी और और दोनों आपस में एक दूसरे को कटार घोंप करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और आज भी इस पृथ्वीराज चौहान की जो समाधि है वो समाधि बनी हुई है साहब गजनी में, और गजनी है अफगानिस्तान में। अगर खोखरों के द्वारा मारा गया तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि गजनी में वो समाधि कैसे बनी। तो कुछ हद तक ये बात जो पृथ्वीराज रासो में चंद्रप्रदाय ने लिखी है वो सही है, और इस पृथ्वीराज रासो को जलन ने पूरा किया, आगे की घटना लिखी। याद रखना पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया? जलन ने। जलन के पिता कौन थे? चंद्रप्रदाय। चंद्रप्रदाय के पुत्र का नाम क्या था? जलन। पिछले दिनों एक परीक्षा में आया साहब चंद्रप्रदाय की पुत्री का नाम क्या था? चंद्रप्रदाय की पुत्री का नाम था राजबाई। चंद्रप्रदाय की पुत्री थी राजबाई, पुत्र था जलन, और इसी जलन ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूरा किया जो पिंगल में है। और इसी पृथ्वीराज रासो की एक प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध उक्ति है, जिसे सुनकर पृथ्वीराज ने शब्द वेदी बाण चलाया था, 4 बांस 24 गज ये दूरी है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चुके मत चौहान, ता ऊपर सुल्तान है चुके मत चौहान, चुके मत चौहान। चौहान को चौहान ऐसे लिखा जाता है पिंगल में। इस प्रकार इसी उक्ति को सुनकर के पृथ्वीराज चलाता है साहब शब्द वेदी बाण, और शब्द वेदी बाण चला करके मोहम्मद गोरी की कर देता है, वहां पर मोहम्मद गोरी का कर देता है वध। और चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज जो साथ साथ जन्मे थे, साथ साथ एक दूसरे के तलवार घोंपकर वहीं अपनी इह लीला को समाप्त कर लेते हैं, जिनकी समाधि आज भी गजनी में बनी हुई है। इस तमाम घटनाक्रम के बीतने के बाद 1192 में शासक बनता है साहब, शासक बना पृथ्वीराज चौहान का बेटा, और वो जो शासक बना उस बेटे का नाम गोविंद, और यही गोविंद राज
जो पृथ्वीराज चौहान का उत्तराधिकारी था ये अजमेर का शासक बनता है। दिल्ली मोहम्मद गोरी के अधीन हो जाती है और केवल अजमेर का हिस्सा गोविंदराज को लौटा दिया जाता है। ये गोविंदराज अजमेर में 1194 तक राज करता है, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान के बाद में जो दिल्ली थी वो दिल्ली सौंप दी गई थी। मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बना दिल्ली का और दिल्ली का गवर्नर नियुक्त करके और गोविंदराज को अपने अधीन करने के बाद अजमेर सौंप देता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही 1194 में अजमेर पर भी अधिकार कर लेता है और वो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है, वो सारी बात है। और 1194 में ये जो गोविंदराज था 1194 में अजमेर छोड़कर चला जाता है रणथंभौर, और रणथंभौर में फिर से एक साम्राज्य की स्थापना होती है। तो अगले वीडियो में जानेंगे हम रणथंभौर। लेकिन एक बार देखते हैं 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होने के साथ ही अजमेर का शासक बना पृथ्वीराज चौहान का पुत्र गोविंदराज, जो 1192 से 1194 तक अजमेर पर राज करता रहा। लेकिन जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 1194 में अजमेर पर भी अधिकार कर लेता है और गोविंदराज चला जाता है रणथंभौर। और इस प्रकार 1194 में स्थापना होती है साहब एक नई विरासत की, जिसका नाम है रणथंभौर। पृथ्वीराज से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है। इसी पृथ्वीराज चौहान के समय एक प्रसिद्ध ईरानी संत भारत में आए थे, वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान के रहने वाले थे, लेकिन ईरान को छोड़ करके ये अफगानिस्तान आ गए थे और अफगानिस्तान में रह करके ये 1192 में भारत आए। 1192 में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत में आए थे और फिर आकर के ये रहने लग गए थे अजमेर में बनी इनकी दरगाह। महत्वपूर्ण ध्यान रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय कौन सा प्रसिद्ध ईरानी संत भारत में आया? साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती। आइएगा अगली वीडियो में अपन रणथंभौर का इतिहास जानते हैं। आज तक अभी तक इतना है।